चलो लिखा। नेक्स्ट बात करें बेटा, अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। इसको अच्छे से समझ लेना। आपके हर्बिसाइड के क्लासिफिकेशन में से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन जो है वो यही से आता है। तो हम कहेंगे हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। समय के आधार पर इनका जो वर्गीकरण है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो समय के आधार पर जब हम बात करते हैं कि हमारे शाकनाशी कितने प्रकार के हैं, तो हम देखते हैं कि शाकनाशी जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। किस किस समय पे उपयोग करा उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पहला तो कि हमारे जो शाकनाशी है उनको हम उपयोग कर सकते हैं 2 जगह पर। ठीक है, एक तो है सॉइल पर और दूसरा कहां पर है, प्लांट पर। ठीक है, तो यहां पर हम इसको जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो शाकनाशी है वो एक तरह से कौन से आते हैं बेटा, एक होते हैं सॉइल एक्टिव हर्बिसाइड। कौन से आते हैं? सॉइल एक्टिव हर्बिसाइड। मतलब ऐसे शाकनाशी जो अपना असर कहां पर दिखाते हैं, सॉइल पर दिखाते हैं। दूसरे टाइप के जो आते हैं बेटा उनको हम क्या बोलते हैं, प्लांट एक्टिव हर्बिसाइड। क्या बोलते हैं? या फिर इसको फोलियर एक्टिव हर्बिसाइड भी कहा जाता है। मतलब ऐसे हर्बिसाइड जो अपना असर कहां पर दिखाएंगे, प्लांट पर। फोलियर का मतलब क्या होता है, पत्तियों। ठीक है, तो वो पत्तियों पर अपना असर दिखाते हैं। ठीक है, तो 2 तरह के हर्बिसाइड अपने पास अवेलेबल हैं। जितने भी हर्बिसाइड है वो 2 पार्ट्स के अंदर मेनली डिवाइड किए जाते हैं। अब इनको जब अपन ने डिवाइड किया इस तरह से, तो फिर पता लगा कि अगर आप प्लांट एक्टिव का यूज करोगे या फोलियर एक्टिव का करोगे, इसका मतलब पौधा उगने के बाद ही होगा ना। पत्तियां कब बनेगी, जब पौधा उग जाएगा। ऐसा थोड़ी बीज को बोल रहे कि हाँ तेरी पत्तियां कहाँ है बता मेरे को, नहीं है। वो जब पौधा बनेगा तब पत्तियां आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारे फोलियर एक्टिव हर्बिसाइड है जिनका उपयोग पत्तियों पर हो रहा है, इनका क्या किया जाएगा बेटा, छिड़काव किया जाएगा। क्या किया जाएगा? छिड़काव। ठीक है, हाँ कोई नहीं, मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, सॉरी हिंदी कमजोर है। चलो, तो क्या किया जाएगा, छिड़काव। और छिड़काव भी कौन सा किया जाएगा बेटा, पर्णीय छिड़काव किया जाएगा। कौन सा? पर्णीय छिड़काव। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं पर्णीय छिड़काव कर रहे हैं, मतलब ये कब होगा, अंकुरण के बाद। किसके बाद होगा बेटा? अंकुरण के बाद या अंकुरण के पश्चात इसका उपयोग जो है वो किया जाना चाहिए। समझ में आ गई बात? दूसरा, फिर हमने बात करी कि ये तो हो गया अपने अंकुरण के बाद वाली बात। अब अंकुरण से पहले उपयोग करेंगे तो वहां पर क्या सीड पर छिड़काव कर सकते हैं क्या? सीड पर कैसे करोगे? बीज लगा हुआ है सॉइल के अंदर, तुम एक एक बीज को पकड़ के थोड़ी उसके ऊपर छिड़काव करोगे। आपको छिड़काव कहाँ करना पड़ेगा? सॉइल पर। ठीक है, अब दूसरे हमारे टाइप के कौन से आ गए, सॉइल एक्टिव हर्बिसाइड। मतलब जिनका छिड़काव मृदा पर किया जाएगा, उनका असर भी कहां दिखेगा, मृदा पर दिखेगा। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास 2 टाइप के इसके जो पार्ट्स है वो हमारे पास आ गए। पहला जो तरीका था वो क्या था कि आपने फसल की बुआई जो है वो नहीं करी है। ठीक है, तो हमने कहा बुआई से पहले उसका उपयोग करें। दूसरा हमने कहा कि सर हमने तो बुआई कर दी, अब क्या करें? तो हमने कहा कोई बात नहीं, इसके बाद के लिए भी हमारे पास हर्बिसाइड है, तो हम कहेंगे बुआई के बाद। कब करेंगे? बुआई के बाद। लेकिन अंकुरण के बाद तो इधर है ना, तो क्या हो जाएगा, बुआई के बाद और उसके साथ साथ। वेरी गुड, अब समझ में आ गया क्या? अंकुरण से पहले। एग्जाम में ये वर्ड्स जो है बड़े कठिन आते हैं। अंकुरण पूर्व, ठीक है, तो उसका मतलब तो समझ में आता है। या फिर लिखा जाता है अंकुरण पश्चात, उसका मतलब भी समझ में आता है। कर सकते हो ना, बस वो चीज है। बाकी ये नॉर्मल अपने समझने के लिए। तो बेटा अपने पास 3 ऐसे हर्बिसाइड आ गए जो अब उनको यहां पर बात करनी है। कितने प्रकार के है? 3 प्रकार के। पहला जिसका उपयोग कब किया जाएगा, बुआई से पहले। दूसरा जिसका उपयोग करेंगे बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पहले। और तीसरे आए जिसका उपयोग होगा अंकुरण के बाद। समझ में आ गई बात? कोई डाउट इसके अंदर नहीं? अब इसी के साथ एक चीज और लिखनी है, वो भी लिख लो। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो तो देख लो, क्योंकि कई बार है वो हिंदी में नाम ही नहीं देता तो हमारे लिए दिक्कत होती है। क्या हो गया बेटा? बुआई से पहले। बुआई का मतलब क्या होता है?
सोइंग, तो हम कहते हैं प्री सोइंग, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर नाम है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है बेटा? प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। क्या कहते हैं इसको? और शॉर्ट फॉर्म में हम कहें तो क्या आ जाएगा? पीपीआई। कौन आई? पीपीआई, है ना। छोटे बच्चों को कहते हैं ना, रोल लग जाता है, अरे देख देख पीपीआई पीपीआई, है ना। तो ये पीपीआई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, मतलब बुआई से पहले। दूसरा हमारे पास जो है बेटा वो क्या है? बुआई के बाद और अंकुरण से पहले। इसको हम क्या बोलते हैं? पहले का मतलब होता है प्री, और अंकुरण का मतलब होता है इमरजेंस, मतलब जमीन से बाहर निकलने से पहले। तो हम क्या कहेंगे? प्री इमरजेंस। क्या कहेंगे बेटा? प्री इमरजेंस। इसको लिखा जाता है पीई। क्या लिखा जाएगा? पीई, प्री इमरजेंस। और तीसरा हमारे पास है अंकुरण के बाद। बाद का मतलब होता है पोस्ट, स्पीड पोस्ट नहीं है, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। और अंकुरण का मतलब क्या हो गया बेटा? इमरजेंस। तो हम कहेंगे पोस्ट इमरजेंस। इसको हम लिखते हैं पीओई। क्या लिखते हैं बेटा? पीओई। तो हमारे पास शाकनाशी कितने प्रकार के हो गए समय के आधार पर? 3 प्रकार के। पहला है पीपीआई, दूसरा पीई, तीसरा क्या है? पीओई। इनका याद रखना जरूरी है। आप जब बड़ी क्लासेस में भी आ जाओगे तो वहां पर पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा, अंकुरण से पहले उपयोग किया जाता है। क्या लिखेंगे? यूज्ड एज प्री इमरजेंस, या फिर पीई लिख दो तो हम समझ जाएंगे कि हाँ इसका मतलब है प्री इमरजेंस या अंकुरण से, बुआई से पहले, अंकुरण से पहले। चलो अब मुझे एक छोटा सा डाउट और क्लियर करवा दो मेरा। इमरजेंस का मतलब क्या है? अंकुरण का मतलब क्या है? यहां पर बीज का अंकुरण तो हमें पता है, जैसे बीज में से हमारा जो एम्ब्रियो है उससे जैसे ही हमारा प्लूम्यूल और रेडिकल बनेगा, ठीक है, तना और जड़ जैसी बननी चालू हुई, हम कहेंगे अंकुरित हो गया। लेकिन यहां पर अंकुरण का मतलब क्या है? पत्तियां नहीं, यहां पर मतलब है मृदा की सतह से बाहर आना, ठीक है। हम इसका उपयोग जो है वो तभी तक कर सकते हैं जब तक हमारा पौधा जो है वो जमीन के नीचे है, चाहे वो अंकुरित हुआ हो चाहे नहीं हुआ, उससे मतलब नहीं है। बस वो कहां पर होना चाहिए? जमीन की सतह से नीचे। अगर वो जमीन की 1 सेंटीमीटर नीचे तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे ही वो 1 सेंटीमीटर की परत में आ गया या बाहर निकल गया तो उसके ऊपर इस हर्बिसाइड का उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। और जब हम बात करते हैं नॉर्मली कि कोई एक ऐसा प्लांट है, जनरल बात कर ले सबके लिए, कोई भी बीज आपने लगाया वो कितनी देर में अंकुरित होता है? कोई भी बीज है वो कितने टाइम में अंकुरित होता है? कम से कम बोल रहा हूं, कम से कम, ठीक है। गेहूं उगा लो या फिर घर में दाल भिगो के रखते हो, ठीक है, तो लगभग हमें 2 से 3 दिन तो लगते ही है। दूसरा, वो तो अंकुरित होने के लिए लग रहा है। यहां पर हम बात करते हैं जमीन से बाहर निकलने की, तो उसके लिए हम मान सकते हैं कि 1 दिन 2 दिन और एक्स्ट्रा दे दो इसको, तो हम कह देंगे 5 दिन लास्ट। तो हम कहेंगे कि ये हमारे ऐसे हर्बिसाइड है जिनका उपयोग कब किया जाएगा बेटा? बुआई के बाद, अंकुरण से पहले। लेकिन बुआई के बाद कितने दिन तक आप कर सकते हो? तो हम कहेंगे लगभग 3 से 5 दिन। कितने दिन? बुआई करने के 3 से 5 दिन के अंदर अंदर आप इसका उपयोग करो तो ठीक, बाकी फिर इसका उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अभी मेरी जो रिसर्च चल रही है वो इन्हीं पर है, ठीक है, इन पर ही रिसर्च है मेरी। तो वहां पर जैसे मैंने आज सोइंग करी थी, तो आज से आने वाले 5 दिन के अंदर अंदर जो है वो सॉइल पर छिड़काव करना है, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ कि उस समय पर जैसे ही बुआई करी और फिर इरिगेशन दिया तो उसकी वजह से खेत बहुत ज्यादा गीला हो गया, 3 दिन तो वैसे निकल गए, ठीक है। उसके बाद सर्दी और तो जाने का मन नहीं करता, तो वहां जाने के बाद फिर 5वें दिन जाकर उसका छिड़काव किया गया। बट अच्छी बात क्या थी कि टेम्परेचर कम था, तो इस वजह से हमारी फसल जो है वो अंकुरित नहीं हुई थी, तो वहां पर जो है आसानी से इसका छिड़काव कर लिया गया। अब एक बात बताओ, ये जो हमारे हर्बिसाइड है प्री इमरजेंस, ये सिलेक्टिव होंगे या नॉन सिलेक्टिव होंगे? सोच के बताओ। कितने लोग कहते हैं सिलेक्टिव होंगे? ठीक है, कितने लोग कहते हैं नॉन सिलेक्टिव होंगे?
ठीक है, तो कैसे होंगे ये? सिलेक्टिव होंगे। कैसे होंगे? सिलेक्टिव। कारण क्या है वो सुन लो, क्योंकि हमारी फसल भी जमीन में है और वीड भी जमीन में है कि नहीं है? ठीक है, बस वो जमीन से बाहर नहीं आई है, तो जमीन के अंदर ही। हमने छिड़काव किया, फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ, खरपतवार नष्ट हो गए, तो सिलेक्टिव हुआ या नॉन सिलेक्टिव? सिलेक्टिव हुआ। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास याद रखने वाली चीज कि बुआई से पहले उपयोग कर रहे हो, क्या खेत में कोई फसल है? नहीं है। जिस पर छिड़काव करोगे खत्म हो जाएगा, पूरी हमारी जो खेत है उसके अंदर सभी नष्ट हो जाएंगे, तो हम कहेंगे बुआई से पहले उपयोग कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे बेटा? नॉन सिलेक्टिव होंगे। क्या होंगे? नॉन सिलेक्टिव। बाकी बचे हुए ये दोनों किस प्रकार के होंगे? सिलेक्टिव होंगे मुख्यतः। ठीक है, चलिए अब समझ में आ गया, आप बात कर ले इसकी। चलो, पहली हमने बात करी बेटा कौन सा? प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, या फिर हम कह सकते हैं कब? पीपीआई। और दूसरा कह सकते हैं बुआई से पहले। कब करेंगे बेटा? बुआई पूर्व या बुआई से पहले उपयोग करना है। ठीक है, याद रखने वाली चीज क्या है कि ये कैसे होते हैं? मृदा पर इनका छिड़काव किया जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये कैसे है? मृदा सक्रिय है। कैसे है बेटा? मृदा सक्रिय, या हम कहें सॉइल एक्टिव हर्बिसाइड होते हैं, क्योंकि पौधे पर छिड़काव नहीं होगा। दूसरी चीज कि ये हमारे जो हर्बिसाइड है वो कैसे होते हैं? मुख्यतः अगर बात करें तो ये मुख्यतः कैसे होंगे बेटा? अचयनात्मक होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि इनको किसी का चयन करना ही नहीं है, हमारे सॉइल के ऊपर जितने भी प्लांट है सभी को नष्ट करना है। ठीक है, चलिए बात कर ले इसके लिए कि हमारे पास कौन कौन से जो हर्बिसाइड है। तो एक हमारे पास कौन सा है? फ्लूक्लोरिलिन। कौन सा है बेटा? फ्लूक्लोरिलिन। और फ्लूक्लोरिलिन का छोटा भाई है, क्या नाम है? ट्राइफ्लूरिलिन। कौन सा है? ठीक है, एक कौन सा हो गया? फ्लूक्लोरिलिन, और एक कौन सा है? ट्राइफ्लूरिलिन। ठीक है, यहां पर ग्लाइफोसेट, डाइक्वाट और पैराक्वाट नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि वो सॉइल एक्टिव नहीं है, वो क्या है? कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। मतलब जिसके संपर्क में आए उसको नष्ट करेंगे, तो उसका छिड़काव तो करना पड़ेगा। कहां पर? पौधे पर। ठीक है, इसीलिए वो कहां आएंगे? पोस्ट इमरजेंसी में आएंगे, यहां पर नहीं आएंगे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है बेटा, इसको अच्छे से याद रखना। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन या बुआई से पहले जिसका उपयोग कर रहे हैं उसके अंदर कौन है? फ्लूक्लोरिलिन और ट्राइफ्लूरिलिन। ठीक है, पीपीआई के रूप में। अच्छा, पीपीई लिख दिया, पीपीआई है। चलो इसको लिख लें एक बार। इधर आ हाँ, यहाँ बैठा रहा हूँ। चलो लिख लिया बेटा। ओके, अगली बात करें बेटा, दूसरा हमारे पास कौन सा है? प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, या फिर हम कहें कौन से हैं? अंकुरण पूर्व उपयोग करने वाले। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक तो क्या हो गया? बुआई के बाद, और दूसरा इसी को कह सकते हैं अंकुरण पूर्व। ठीक है, बुआई कर दी और अंकुरण अभी तक नहीं हुआ है। अब एक बात बताओ, इसका छिड़काव कहाँ किया जाएगा? पौधे पर। कहाँ करेंगे? मृदा पर करेंगे। ठीक है, तो ये जो है उसके लिए याद रखना है कि इनका जो उपयोग है, हम इनको भी क्या कह सकते हैं बेटा? मृदा सक्रिय कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मृदा सक्रिय है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कई ऐसे हर्बिसाइड भी हैं जो हम कह सकते हैं हमारे पर्ण सक्रिय या फिर जो फोलियर एक्टिव होते हैं वो भी होते हैं। ज्यादातर मुख्यतः कैसे होते हैं? ये मृदा सक्रिय होते हैं।
ठीक है, इनके लिए बात करें कौन कौन से हैं, तो एक हमारे पास कौन सा है बेटा, मेट्रीब्यूजिन। कौन सा है, मेट्रीब्यूजिन नया नाम है, इसको अच्छे से याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा हम बात करें कौन सा है, एट्राजीन। कौन सा है, एट्राजीन का भाई कौन, ठीक है। एक इसी के अंदर कौन सा आएगा बेटा, पेंडिमिथिलिन। कौन सा है, पेंडिमिथिलिन। एक इसी के, अच्छा एट्राजीन तो आ गया ना, एलाक्लोर है बेटा, एट्राजीन नहीं है। एलाक्लोर है। और लास्ट हमारे पास कौन सा हो गया, सीमाजीन। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा आ गया बेटा, एक तो मेट्रीब्यूजिन, एक कौन सा आ गया, एलाक्लोर, पेंडिमिथिलिन, एट्राजीन और सीमाजीन। ये सारे जो है कब उपयोग किए जाते हैं, बुआई के बाद और अंकुरण से पहले। आपके लेवल की बात करूं बेटा तो ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें से पेंडिमिथिलिन के लिए जो क्वेश्चन है वो ICAR ने भी पूछा हुआ है और जेट ने भी पूछा हुआ है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ था, निम्न में से पेंडिमिथिलिन का उपयोग किस अवस्था पर किया जाता है। ठीक है, ऑप्शंस थे उसके अंदर, बुआई से पहले, बुआई के बाद और अंकुरण से पहले, तीसरा था अंकुरण के बाद, और चौथा था खड़ी फसल में। तो कब किया जाएगा, बुआई के बाद और अंकुरण से पहले। ठीक है, पेंडिमिथिलिन के लिए पूछा हुआ है, एट्राजीन है इसके लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा, इसका कब उपयोग करते हैं। ठीक है, और लास्ट हमारे पास जो है वो मेट्रीब्यूजिन के लिए पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका उपयोग हम सोयाबीन में करते हैं। ठीक है, तो उसमें पूछा हुआ है सोयाबीन में कौन सा हर्बिसाइड यूज किया जाएगा, तो आंसर हमारा क्या गया था, मेट्रीब्यूजिन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इससे पूछे हुए हैं, सिंपल है क्वेश्चन, बहुत अच्छे सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको जो है वो चीजें ये पता होनी चाहिए कि हम कब उसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसको याद रखना भी इजी है। कौन सा है, MA पास। ठीक है, मेट्रीब्यूजिन, एलाक्लोर, पेंडिमिथिलिन, एट्राजीन और सीमाजीन। ठीक है, ये टॉपिक है, इसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तुम्हारा कंफ्यूजन जो है वो दूर आई थिंक हो चुका है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ 2-2, 3-3 हर्बिसाइड याद रखने हैं, है ना। अगर पूछ ले कौन सा कॉन्टेक्ट है, कौन सा ट्रांसलोकेटेड है, मतलब कौन सा संस्पर्श है, कौन सा सर्वांगी है, तो आपको कौन से याद रखने, समस्पर्श याद रखने। समस्पर्श कौन कौन से हैं, डीपी, डाइक्वाट और पैराक्वाट, बाकी सब कैसे हो गए, सर्वांगी हो गए। अगर आपसे पूछ ले कि इसके अंदर सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव कौन है, तो आपको याद कौन से रखने, नॉन सिलेक्टिव, 3 नाम है, GDP, बाकी सब कैसे, सिलेक्टिव। ज्यादा मुश्किल है याद रखना नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा, अगला जो हमारा तीसरा पार्ट है वो कौन सा है, पोस्ट इमरजेंस, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, POE, या फिर क्या कहा जाएगा, अंकुरण के बाद, या फिर कहेंगे अंकुरण पश्चात। इसी को दूसरा नाम दिया जाता है खड़ी फसल में, क्या कहते हैं बेटा इसको, बुआई के बाद और अंकुरण के बाद, तो फसल फिर तो खेत में आ जाएगी ना, तो हमने क्या कहा, खड़ी फसल में इसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज जो है वो यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि इनका उपयोग है वो खड़ी फसल में तो करते हैं बेटा, लेकिन इनका उपयोग जो है वो पौध अवस्था में नहीं किया जाता। किसमें नहीं किया जाता, पौध अवस्था में इनका उपयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता बेटा, सोच के बताओ। पौधे बेचारे छोटे छोटे से, ठीक है, अगर केमिकल थोड़ा सा भी गिरा तो भी नुकसान हो जाएगा, इसीलिए पौध अवस्था में उपयोग नहीं करते। जैसे ही हमारा पौधा है वो पौध अवस्था से बढ़ गया उसके बाद हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन बताओ, धान की नर्सरी कौन सी, गीली विधि वाली, उससे पौध कितने दिन में तैयार होती है।
लग 21 दिन नहीं, लगभग 25 से 30 दिन ऑन एन एवरेज अपन मान के चलते हैं। क्योंकि पौध जो होती है या सीडलिंग होती है, उसकी सबसे खास बात क्या है कि सीडलिंग के अंदर 3 से 4 पत्तियां निकलनी चाहिए। कितनी पत्तियां? 3 से 4। ठीक है, तो ये 3 से 4 पत्ती अवस्था जो धान में है गीली विधि में, वो लगभग आती है हमारी 25 से 30 दिन के आसपास। ऑन एन एवरेज अपन मान के चलते हैं, अलग अलग वेराइटीज में अलग हो सकती है, 25 दिन अपन मान कर चलते हैं। ठीक है, दूसरा सूखी विधि की बात करें तो वहां पर कितने दिन लगते हैं? 30 से 35 दिन। तो वहां पर जो है एवरेज जो है वो लगभग 1 हफ्ता आगे बढ़ जाता है और कुछ नहीं। डेपोक विधि में कितने दिन में तैयार हुई? ओके, 11 से 14 दिन जो है वो एवरेज मानते हैं। और अगर ऑप्शन में 11 दिन भी दे रखा है और 14 दिन भी दे रखा है तो कौन सा करो? 11 दिन। ठीक है, लास्ट बात कर ले SRI विधि की। तो SRI विधि में कितने दिन? 10 से 11 दिन। मतलब नॉर्मल जो है अपन 10 दिन लेकर चलते हैं कि वहां 10 दिन के अंदर पौध तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारी जो चीजें हैं वो सीडलिंग के बारे में है। लेकिन जब हमने गीली विधि की बात करी तो लगभग 25 से 30 दिन लगे। ठीक है, तो हमें यही याद रखना है कि कोई सी भी पौध हो, चाहे आप कोई वेजिटेबल लगा रहे हो या आप दूसरा कोई फसल लगा रहे हो, कम से कम लगभग उसके नॉर्मल ग्रोथ के लिए हमको 25 से 30 दिन चाहिए। तो इनको जब हम पौध अवस्था में उपयोग नहीं कर सकते तो हम कहेंगे लगभग 25 से 30 दिन बाद इनका उपयोग किया जाता है। कितने दिन बाद? 25 से 30 दिन बाद ही इसका उपयोग करना चाहिए। कारण क्या है बेटा? इससे पहले करेंगे तो पौधा छोटा है, वो खराब हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, 25 से 30 दिन में जब पौध अवस्था निकल गई उसके बाद हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बेटा कि ये कैसे हैं, इनका उपयोग कहां पर होगा? पौधों पर। पौधों पर छिड़काव करेंगे तो हम कहेंगे पर्णीय छिड़काव के लिए उपयोग किया जाता है। तो हम कहेंगे ये कैसे होता है बेटा? पर्ण सक्रिय होते हैं। कैसे होते हैं ये? पर्ण सक्रिय होते हैं। कैसे होंगे? पर्ण सक्रिय शाकनाशी होते हैं। आगे बात समझ में? अब पर्ण सक्रिय है तो इसके अंदर 2 टाइप के आ जाएंगे। कौन कौन से? एक तो कॉन्टैक्ट और एक नॉन कॉन्टैक्ट या फिर ट्रांसलोकेटेड। ठीक है, सर्वांगी और समस्पर्श। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी सर्वांगी और समस्पर्श सारे इसके अंदर आ जाएंगे। समझ में आई बात? कह सकते हो ना? कांटेक्ट किसकी बात कर रहे हैं? कांटेक्ट का मतलब क्या हुआ? जिस जगह पर कांटेक्ट होगा उसको खत्म कर देगा। तो कांटेक्ट में कब आएगा? जब उसका छिड़काव करोगे पौधे पे, तभी तो आएगा। तो वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। और हमारे जो सर्वांगी हैं, जिसका पौधे पर छिड़काव किया और वो पूरे पौधे में फैल जाएंगे, वो भी इसके अंदर आएंगे। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात कर ले। एक हमारे पास कौन सा हो गया बेटा? 2,4-D। कौन सा हुआ? 2,4-D। दूसरी बात करें कौन आया 2,4-D के साथ? आइसोप्रोटूरोन। कौन सा आया बेटा? आइसोप्रोटूरोन। एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है? प्रोपेनिल। कौन सा है? कई जगह इसको प्रोपेलिन लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत सारी बुक्स के अंदर ये गलत है। प्रोपेलिन लिखा हुआ है, वो गलत है। इसका नाम क्या है? प्रोपेनिल। क्या नाम है इसका? प्रोपेनिल। ठीक है, अगर इसको प्रोपेलिन बना दोगे ना तो गलत कहां पर होगा? क्योंकि पेंडिमिथिलीन जो है उसका उपयोग कब कर रहे हो? बुआई के बाद और अंकुरण से पहले। तो प्रोपेलिन उसके साथ चला जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, इसलिए गलत है वो। प्रोपेनिल जो है वो किसके साथ आएगा? हमारे पोस्ट इमरजेंस के साथ। नेक्स्ट बात करें, एक कौन आ गया इसमें? ग्लाइफोसेट। कौन सा आ गया बेटा? ग्लाइफोसेट के साथ डाइक्वाट, और डाइक्वाट का बड़ा भाई पैराक्वाट। ठीक है, आगे बात समझ में? जीडीपी किसके अंदर आएगा? पोस्ट इमरजेंस। कारण क्या है? उसको हम जमीन पर नहीं छिड़क सकते। वो कैसा है? हम कह सकते हैं नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। वो किसी को सिलेक्ट नहीं करेगा, उसका जिस पर छिड़काव करा उसको नष्ट कर देगा। तो छिड़काव करने के लिए पौधा उगना तो चाहिए, है ना? इसीलिए हमने यहाँ पर इसका यूज किया है। तो जीडीपी आ गया। इसके अलावा 2,4-D, आइसोप्रोटोन और प्रोपेलिन, तीनों जो है वो हमें यहाँ पर याद रखने हैं। यहाँ पर इस नाम को अच्छे से याद रखना। पेंडिमिथिलीन के साथ इसको कंफ्यूज मत करना।
ठीक है। पेंडिमिथाइलिन का उपयोग होगा बुआई के बाद और अंकुरण से पहले, और प्रोपेनिल का उपयोग होगा अंकुरण के बाद खड़ी फसल में। ठीक है, चलो लिख लें इसको। एक क्वेश्चन जो यहां से पूछा हुआ है उसकी बात कर ले बेटा। क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ कि ये जो 2,4-D है, ठीक है, इसका उपयोग जो है वो गेहूं में कब किया जाता है? ठीक है, अब ऑप्शन जो है एक बार देख लें, ऑप्शन क्या क्या दे दिए हमको। एक दे दिया बुआई के पूर्व, दूसरा हमें दे दिया 55 से 60 दिन, तीसरा हमको दे दिया वहां पर और लास्ट दे दिया अंकुरण पूर्व। चलो अब बताओ बेटा क्या आना चाहिए, सोच के बताओ। बुआई से पूर्व तो होगा नहीं 2,4-D, अंकुरण पूर्व भी होगा नहीं, बचे कौन से, एक तो 40 से 45 दिन, एक 55 से 60 दिन। ठीक है, अब कंफ्यूजन ये है कि खड़ी फसल में उपयोग करना है तो दोनों ही खड़ी फसल की अवस्थाएं हैं। ठीक है, तब कब किसका उपयोग करना चाहिए? चलो ठीक है, कितने लोग कहते हैं 55 से 60 दिन, ओके, और कितने लोग कहते हैं 40 से 45 दिन। ठीक है, तो तुम में से कोई भी एक जो है वो रीजन बता दो इसका। आंसर दे रहे हो ना तुम, रीजन बताओ फिर। यहां पर आगे उसकी बात करेंगे एक बार। इसको हम क्या बोलते हैं? खरपतवार और फसल के बीच प्रतिस्पर्धा का समय। ठीक है, 55 से 60 दिन आने पर जो गेहूं का पौधा है उसकी हाइट लगभग इतनी हो जाती है और उसके बाद उसमें जो है फ्लावर निकलने लगता है। ठीक है, उसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो निकल जाता है। उसका वीड के साथ कंपटीशन का पीरियड ही खत्म हो गया। अब उसका वीड के साथ कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, कारण उसके कल्ले इतने फूट चुके हैं, वो इतना फैल चुका और हाइट में इतना बढ़ चुका है कि अब वहां पर हमारे जो खरपतवार है वो नहीं उग सकते। ठीक है, तो उसका जो वीड क्रॉप का कंपटीशन पीरियड है वो 40 से 45 दिन का होता है, इसीलिए हमारा आंसर क्या जाएगा? 40 से 45 दिन। आ गई बात समझ में? अभी जस्ट आगे उसी की बात करेंगे हम। ठीक है, एक बार लिख लें इस क्वेश्चन को। चलो, ये इतने सारे लिखे ना हमने, इसमें से कपास के अंदर कौन सा हर्बिसाइड है जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता? चलो ठीक है, कौन सा है? 2,4-D। कारण क्या है कि कपास जो है वो चौड़ी पत्ती वाला है और ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को ही नष्ट करता है, इसीलिए इसका उपयोग नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? चलो, किसने लिख लिया? लिख लिया क्या? आगे चले। चलो, अब जो चीज है, अच्छा पहले तो वो बात करनी थी। तुम डर क्यों जाते हो? कुछ नहीं है वो, ध्यान मत दो उस पर, वो सब याद हो जाएगा अभी। चलो, एक जो हम बात करने वाले हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वीड क्रॉप कंपटीशन पीरियड। चलो, अब तुम मुझे खुद ही इसका आंसर दे दोगे। जैसे मैंने बोला क्रिटिकल, आपने क्या बोला? स्टेज किसकी? तुम किसकी बोल रहे थे? सिंचाई की, वही तो पढ़ी थी। क्रिटिकल स्टेज किसकी बेटा? सिंचाई की। चलो, उसकी डेफिनेशन बता दो क्या होती है? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। कि जब हम उस स्टेज की बात करेंगे, कोई सी भी स्टेज है, उसको क्रिटिकल स्टेज कब कहा जाएगा? जब अगर वहां पर जिसकी जरूरत है हमने दे दिया,
तो उसकी उपज में वृद्धि हो जाएगी, और जिसकी जरूरत है वो नहीं दिया तो उसकी उपज में कमी हो जाएगी। उसको क्या कहेंगे? क्रिटिकल पीरियड। ठीक है, अब यहां पर हम क्रिटिकल पीरियड कौन सी बात कर रहे हैं बेटा? कंपटीशन का। कौन सा बेटा? वीड क्रॉप कंपटीशन। मतलब यहां पर प्रतिस्पर्धा हो रही है किसके बीच में? एक तो खरपतवार और एक फसल के बीच में। उस समय की बात कर रहे हैं जब हमारे फसल और खरपतवार के बीच में सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है। अगर उस टाइम पर आपने खेत में से फसल हटा दी, खरपतवार हटा दिए, तो फसल की उपज बढ़ जाएगी, और अगर आपने कुछ नहीं करा तो फसल की उपज घट जाएगी। समझ में आ गई बात? तो इसको हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं बेटा? जो हमारे खरपतवार है उसके साथ कौन आएगा? फसलें। ठीक है, तो खरपतवार, फसल, प्रतिस्पर्धा, पीरियड को हम कह सकते हैं अवधि। और ये अवधि कैसी है बेटा? क्रांतिक अवधि है। कैसी अवधि है? क्रांतिक प्रतिस्पर्धा अवधि। मतलब वो समय जिस टाइम पर आपने खरपतवार हटा दिए तो आपकी फसल बड़ी अच्छी रहेगी, और अगर आपने नहीं हटाया तो आपकी फसल है वो खराब हो जाएगी। समझ में आ गई बात? सिंपल सा है। अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो देख लो। जब हम बात करते हैं किसकी बेटा? 3 प्रकार की फसलों की, जो किसके आधार पर है? उनके जीवन काल को पूर्ण करने के आधार पर। कितने प्रकार की फसलें हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी बताना जरा? और याद है ना तुमको? चलो, 1 वर्षीय फसलें हैं, उनका उदाहरण मत बताओ। 2 वर्षीय का बताओ। ओके। और गन्ना हो गया क्वेश्चन गलत। और गन्ना नहीं है बेटा। वेरी गुड। कौन है? और बिल्कुल सही। और बताओ कब होगा आलू? वो भी यहीं पर लिख लो। जब आप इसका क्या करोगे? बीज उत्पादन करोगे। और कोई पता है क्या? पालक, वो भी इसी के साथ आ जाए। ठीक है, चलो अब बहुवर्षीय का एग्जाम्पल बता दो एक बार। और एक ही बहुवर्षीय फसलें कि एक ही है सर? रिज का। वेरी गुड। पर रिज का इसके अंदर यूज नहीं करता। ठीक है, रिज का आता है अपना द्विवर्षीय के अंदर। ठीक है, रिज का को इसमें यूज नहीं करेंगे अपन। चलो अब सुन लो काम की बात क्या है। तो आपको बस ये नाम याद रखना है, इसके अंदर गन्ना ही याद रखना है, बाकी जो है आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं। ठीक है, आपके ट्रीज वगैरह आ जाएंगे, उसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रॉप्स के अंदर बात करेंगे तब की बात है। 1 वर्षीय के अंदर तो सारे एग्जाम्पल जानते हो, धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, चना, सरसों, सब सारे के सारे कैसे हैं? सोयाबीन भी आ गई। ठीक है राजी, अब तो मूंगफली भी आ गई। चलो ये सारे क्या है बेटा? 1 वर्षीय है। कैसे? 1 वर्षीय। मतलब इनका जीवन काल कितने समय में समाप्त हो जाएगा? 1 सीजन में। कितने महीने में? लास्ट जो है वो 4.5-5 महीने, बाकी 4 महीने में जीवन काल खत्म हो जाता है। ठीक है, 4 महीने का जीवन काल कितने दिन हुए? अरे 4 महीने में कितने दिन हुए? 120 दिन। कितने दिन? 120 दिन हुए। ठीक है, तो एक बात बताओ, पौधा अपने जीवन काल का आधा समय वानस्पतिक वृद्धि करता है और आधा समय जो है वो फूल फल जो भी है वो बनाता है, तो उसकी वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था कितने दिन हो गई? 2 महीने की 60 दिन, ज्यादा से ज्यादा 60 दिन हो गए। समझ में आ गई बात? तो अब एक बात बताओ, पौधे को वीड के साथ, खरपतवार के साथ प्रतिस्पर्धा कब करनी पड़ेगी? बीज बनने के बाद या उससे पहले? पहले, ताकि वो अच्छे से वृद्धि कर सके। मतलब उसका समय 60 दिन से कम होगा। समझ में आ गई बात? कोई डाउट रहा इसके अंदर?
ठीक है। अब इसके अंदर जो समय रहता है एक वर्ष में बेटा, वो याद रखना लगभग हम कहते हैं 30 से 40 दिन। कितने दिन? 30 से 40 दिन का जो क्रॉप कंपटीशन है वो यहाँ पर हमें मिलता है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही 50-55 दिन आने लगते हैं तो उस टाइम पर मूंगफली में पैकिंग हो जाती है, धान के अंदर इसके इन्फ्लोरेसेंस या फ्लैग लीफ निकल आती है, गेहूं के अंदर इसकी बालियां जो है वो बाहर निकलने लगती हैं। तो यहाँ पर जैसे ही 50 दिन होंगे तब तक तो उसका इन्फ्लोरेसेंस बाहर आने लगता है। इसीलिए हम कहते हैं उससे पहले पहले तो हम मानेंगे कितना दिन बेटा? 30 से 40 दिन कि यहां तक जो है वो क्रॉप कंपटीशन का पीरियड जो है हमारी फसल के अंदर रहता है। इसीलिए जब हम बात करते हैं किसकी बेटा? निराई गुड़ाई की। किसकी करते हैं? निराई गुड़ाई, या फिर हम कह सकते हैं होइंग की। तो होइंग जो है वो पहली होइंग और सेकंड होइंग कब की जाती है पता है क्या तुमको? पहली निराई गुड़ाई कब करते हैं फसल में? कब करते हैं? लगभग 2 हफ्ते बाद, 2 क्या 3 तीसरे हफ्ते में करते हैं। तो हम कह सकते हैं 15 से 20 दिन। कितने दिन बेटा? और उसके 2 हफ्ते बाद वापस कर दो, कितने हो गए? उसके बाद निराई गुड़ाई करने की जरूरत नहीं होती। कारण क्या है? उनका जो कंपटीशन पीरियड है वही खत्म हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ में आ गया? इसको हम क्या कहेंगे? फसल और खरपतवार के बीच का क्रांतिक प्रतिस्पर्धा समय या क्रांतिक प्रतिस्पर्धा अवधि। क्लियर है? एक वर्षीय में कितने दिन की होगी बेटा? 30 से 40 दिन। आपकी जितनी भी फसलें आपको किसी में भी पूछ ले, धान के अंदर खरपतवारों के साथ प्रतिस्पर्धा का क्रांतिक अवधि कितने समय की होती है? तो क्या करोगे? 30 से 40 दिन। दूसरी बात करें किसके बारे में? द्विवर्षीय फसलों के बारे में, जो आपके क्या है 2 सीजन के लिए रहती है। अपने पास एग्जाम्पल है मेन, तो एक तो कपास याद रखना है, एक अरहर याद रखना। ठीक है, आलू याद नहीं रखो कोई बात नहीं, क्योंकि इसके लिए कंडीशन जुड़ी हुई है कि जब वो बीज के लिए उपयोग किया जाएगा तब। बाकी कपास और अरहर जो है इसका उपयोग तो हम कैसे करते हैं? द्विवर्षीय फसल के रूप में करते हैं। ठीक है, यहां पर ये जो इनका क्रॉप वीड का कंपटीशन पीरियड है, इसको अगर हम बात करें कि ये कितने दिन का होता है, तो इससे ज्यादा होगा या कम होगा? ये बताओ। ज्यादा होगा। ठीक है, कितने दिन ज्यादा होगा? लगभग 20 दिन। कितने दिन? बस इतना सा याद रखना है। लगभग हम कहेंगे 50 से 60 दिन का होता है। ठीक है, और इसके अंदर हम 2 से लेकर 3 निराई गुड़ाई जो है वो कर सकते हैं। अब लास्ट अपने पास जो है वो एक याद रखना है, क्वेश्चन इसी का बनता है और इसी के लिए इतनी मेहनत करी है। किसका बेटा? गन्ने का क्रॉप वीड कंपटीशन पीरियड। ठीक है, ये कितने दिन का होगा? सोच के बताओ। 60 दिन, 80 दिन, 100 दिन, 120 दिन या 30-40 दिन? ओके, चलो कितने लोग कहते हैं कि 50 से 60 दिन ही होगा? ओके, कितने लोग कहते हैं 80 दिन होना चाहिए? ठीक है, कितने लोग कहते हैं कि 120 दिन होना चाहिए? ठीक है, कितने लोग कहते हैं कि 150 दिन के ऊपर होगा? कोई नहीं कहता। चलो अब सुन लो, यहां पर ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि गन्ने को अंकुरित होने में कितना समय लगता है? 2 महीने। 60 दिन तो बेटा अंकुरित ही नहीं हुआ बेचारा। अगर 60 दिन ही कर दिया तो गलत हो गया। चलो, अब उगने में क्या 20 दिन लगेंगे? उसको इतना बड़ा हो जाए 20 दिन में हो जाएगा क्या? नहीं होगा, समय लगेगा। कितना समय लगेगा? लगभग वापस 2 महीने। कितना टाइम? 2 महीने। तो ये याद रखना। इसके लिए जो क्रॉप वीड कंपटीशन पीरियड होता है बेटा, वो कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है, क्योंकि 60 दिन के अंदर तो बेचारा हमारा पौधा ही जमीन से बाहर निकल रहा है। ठीक है, उसको बढ़ने में समय भी लगेगा, इसीलिए कितना टाइम लेगा? वो लगभग 120 दिन का समय जो है वो इसको लगता है। ठीक है, चलो इसको लिख लें।